यसपछि म कवितातर्फ लाग्छु। एकजना नेपाली कवि, हामी सबैले चिनेका चिन्तित परिचित कवि। अब नाम म के भनौँ, तपाईहरुले अनुहार हेर्दा राम्रो लाग्नेछ, फेरि पनि भन्न बाध्य हुन्छ पुर्याउनको लागि। सञ्जीव गुरुङजी, प्लिज आफ्नो कविताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आजको कार्यक्रममा उपस्थित सबैमा मेरो एकमुष्ट अभिवादन। म एउटा कार्यक्रममा पुग्न परेकोले गर्दा उद्घोषक महोदयलाई मैले अनुरोध गरेँ र उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष एउटा पुरानै कविता म यहाँ वाचन गरिराखेर जान्न चाहन्छु। कविता चाहिँ कस्तो भने त्यो आजभन्दा सायद 2010 मा सिल्दामा धेरै EFR का जवानहरू मारिएका थिए र म पनि एक प्रहरी भएको कारणले गर्दा हामी कस्तो हुन्छ भने नोकरीमा आएपछि सधैँ हामी घर फर्कने एउटा आशामा बाँचेका हुन्छौँ र त्यसरी शहीद भएका ती सिपाहीहरूलाई सम्झँदै मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ र यही कविता वाचन गरिराखेर म हजुरहरूबाट बिदा पनि लिन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ सिल्दा क्याम्प। नौला खबरहरूद्वारा ठेलिएर खबर कागजहरूको डिलबाट धेरै अघि नै विस्मृतिको खाल्डामा खसिसकेको पुरानो एउटा खबर सिल्दा क्याम्प। त्यस दिनदेखि बिछोडको वेदना खपिरहेका दग्ध मनहरूद्वारा सम्पादित चिर सम्झनाको खबर कागजहरूमा हेडलाइन्स भएर सम्पादक सम्पादिकाहरूलाई नै रुवाउँदै हरेक दिन छापिने हरदम नयाँ एउटा खबर सिल्दा क्याम्प। पढाइमा तेजी छोरीलाई भनी किनिराखेको शब्दकोश, फुटबल खेल्न मन पराउने छोरोलाई भनी किनिराखेको फुटबल बुट, परदेशी छोरोलाई सम्झी घरका कुखुराका अन्डाहरू साँची राख्ने आमालाई भनी किनिराखेको हटब्याग। त्यसले मन पराउँछ त्यो आइहालोस् न भन्दै इस्कुसको जरा खन्न ढिल्याउने बाबालाई भनी किनिराखेको छाता, परदेशमा सुर्ता हुन्छ भनी आफ्नो बिसन्चोहरू लुकाउने जीवन सङ्गिनीलाई भनी किनिराखेको साडी, हरेक वर्ष भाइटिकामा आउनु भनी जिद्दी गर्ने बहिनीको निम्ति पनि किनिराखेको कुर्ता पाइजामा, साथी जस्तै मिल्ने फेरि दाजुको सम्मान पनि दिने भाइलाई भनी किनिराखेको भेस्ट, नाम, नम्बर, प्लाटुन, बटालियन र EFR लेखिएको बक्साभित्रै थिए। छुट्टीमा घर गई ती कोसेलीहरू हातमा थमाइदिँदै खुसी हुन नपाएका सिपाहीहरूको क्याम्प सिल्दा क्याम्प। आफन्तहरूको न्यानो सामिप्यमा धितमरुन्जेल कहिले घर बस्न नपाएका अनि अब त झन् कहिले घर जान नपाउने सिपाहीहरूको क्याम्प सिल्दा क्याम्प। अब उपरान्त क्याम्प छोडी कहिले कतै नजाने मृत्युले त्यस दिन सुनाएको आदेश अक्षरशः पालन गरिरहेका सिपाहीहरूको क्याम्प सिल्दा क्याम्प। महिनाभरि लुखुर गाउँडोली, महिनाको अन्तपछि पेन्सन थाप्न आएका पुराना साथीहरूसँग पुराना सम्झनाहरूमा मरी हाँसी नाता नातिनीलाई मिठाई बोकी घर फर्कने भूतपूर्व सिपाही हुन नपाएका सिपाहीहरूको क्याम्प सिल्दा क्याम्प, सिपाहीहरूको क्याम्प सिल्दा क्याम्प। धन्यवाद।
धन्यवाद छ सञ्जीव सरलाई। यहाँ म नारायण सरलाई एकैछिन माथि आउनु भने प्लिज। नारायण सर हजुरले यहाँ आइदिनु पऱ्यो। हामीले सानो एउटा उपहार कविको लागि व्यवस्था गरेका छौँ नारायण सरको हातबाट सञ्जीव गुरुङ सरलाई। यसपछि म हाम्रो समीक्षा छोरीलाई फेरि निम्त्याउँदैछु। यो भानुभक्त जयन्ती हो। हामीले रामायणको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। छोरीले भनिन् आज म फरक किन नगर्ने, भगवान् कृष्ण पनि त भगवान् राम और कृष्ण त अलग अलग अवतार तर विष्णुकै अवतार हुनुहुन्छ, म कृष्णको सन्दर्भमा राख्छु भनिन् र समीक्षा छोरीको तर्फबाट कृष्ण भजनमा व्यवस्था नृत्य।
याद छ समीक्षा छोरीलाई श्रीकृष्णको लीला देखाएर गइन्। यसपछि म एउटा कवितातर्फ लाग्दैछु। कवितातर्फ लाग्ने क्रममा म अब हम विशिष्ट साहित्यकार मैडम नीता अनामिकाजीलाई आवाज़ दिन्छु। नीता मैडम आफ्नो कविता समय को ख्याल करते हुए रख देंगे, मुझे आशा है। त्यसपछि हामी फेरि नृत्यमा जान्छौँ, फेरि कवितामा जान्छौँ। नाटक एकछिनपछि आउनेछ, नाटकको तैयारी हुँदैछ। मैडम बोल रही हैं ये रामायण से संबंधित प्रोग्राम है। मैं कैकेयी जी के बारे में बोलूँगी जो राम की माता थी। 221वीं भानु जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में आज इस अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम में कुछ कहने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय भाषा परिषद और प्रवासी नेपाली संघ भारत का हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ। आज मैंने रामायण से चरित्र चुना है, वो चरित्र है कैकेयी। नाम सुनने में बहुत ही हमें हमारे अंदर एक बहुत ही नकारात्मक सोच आ जाती नाम कैकेयी के नाम से। तो इसी चरित्र को मैंने बहुत चुना है कहने के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं 2 शब्द कहूँ इस चरित्र के ऊपर। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक दृष्टियों से रामायण एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 7 कांड, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं। राम की कहानी जिन भाषाओं में उपलब्ध है उनमें जापानी, थाई, चीनी, नेपाली और भाषाएं भी शामिल हैं। नेपाली साहित्य में भानुभक्त रामायण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। नेपाल के लोग इसे अपना ही आदि रामायण मानते हैं। सूत्रों के अनुसार रामायण के मुख्य पात्र श्री राम का भी नेपाल से संबंध बनता है। भारत और नेपाल की सीमा के पास बचा है जनकपुर। सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री और जनकपुर की राजकुमारी थी। शाब्दिक अर्थ से रामायण का अर्थ है राम की जीवन यात्रा, और यात्रा आरंभ होती है कैकेयी के जन्म से। कैकेयी देश के राजा अश्वपति और शुभलक्षणा की कन्या कैकेयी साहस और दृढ़ता का प्रतीक थी। वह बहुत ही दृढ़ इरादों वाली एक युवा लड़की थी और 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मातृ प्रभाव के बिना बड़ी हुई थी। अपने भाइयों के साथ बने रहने की इच्छा रखते हुए उसने खुद को एक योद्धा राजकुमारी के लिए प्रशिक्षित किया। कैकेयी रामायण की ऐसी महिला पात्रों में से है जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है। अपनी जटिलताओं के बावजूद एक ऐसा दिलचस्प चरित्र है जो महाकाव्य में उभर कर आता है। उन्हें उन महिलाओं में माना जाता है जिनके कार्य के कारण महाकाव्य की घटनाएं घटी। वह एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके निर्णय और क्रियाएं राम की कथा को दिशा देती हैं। रामायण की कथा जब भी आती है तो कई बिंब हमारे उतर आते हैं, जैसे अयोध्या नगरी का वैभव, राजा दशरथ, उनकी पत्नियां और हृदय पटल पर कैकेयी के सारे कांड दृश्य जीवित हो उठते हैं, जहां इसी से उनके चरित्र का एक विकृत रूप हमारे समक्ष आता है। उनके चरित्र के अनेक पक्ष हैं। सौतेलेपन का भेदभाव षड्यंत्र रचने वाली नारी के रूप में उभर कर भी आता है। रामायण का एक सकारात्मक पहलू भी है जो कैकेयी के इस वर्ताव को, इसके दोष को कटघरे में खड़ा नहीं करता है। कैसे? संभवतः कैकेयी की भूमिका रामावतार का उद्देश्य शामिल रहा हो, जिसकी पूर्ति के लिए राम का वनगमन आवश्यक एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता था। यह सत्य है कि नारी की पूर्णता उसकी मातृत्वता में है, पर ऐसे सर्वगुण संपन्न राम की विमाता कुमाता बनने का सौभाग्य चारों युगों में सिर्फ कैकेयी को ही प्राप्त हुआ था। ऐसे पद पर पदासीन प्रतिष्ठित नारी एक ही युग में चारों युगों से स्वयं को सबसे अधिक नीच कुमाता होने का श्रेय उन्होंने लिया। उसने अपने चरित्र के रसातल की गहराई को जानते हुए भी धंसने दिया। आखिर क्यों? यह प्रश्न उठता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया?
वो क्यों मुख बंद कर इन सभी लांछनों को सहती रही? क्या वो मोह ही था जिसने कैकेयी को इतना नीचे गिरा दिया, या फिर उसने अपने सद्गुणों की छवि पर लांछन की काली पोत कर सदा सर्वदा के लिए अपने चरित्र को इतिहास के अंधेरे में ढकेल दिया? क्या मंत्रा जैसी मंदबुद्धि कुबुद्धि की सोच के एवज बहकाव में आकर पुत्र मोह में डूबी एक दुर्बल माँ इतना बड़ा कलंक लेने को तैयार हो गई? उसे ये भी आभास था कि भरत जो राम को समर्पित थे उसके इस निर्णय को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक माँ के लिए एक पीड़ादायक क्या हो सकता है कि उसके निर्णय से उसके स्वयं के बेटे की नजरों में गिरना। जिस कैकेयी का मात्र प्रेम आकाश की ऊंचाइयों को छूता रहा, जिसने राम को भरत से भी बढ़कर माना, जिसे जन्म से ही स्नेही गोद में पाला, अपनी आंचल में संरक्षण दिया, वही कैकेयी उसी राम को बिना किसी दोष के, बिना किसी अपराध के वनवास की सजा सुना दी। कैकेयी का राम को वन भेजना एक नियति थी, ये एक आयोजन था, विशेष रूप से उस रावण का वध हेतु भेजना जिसे पराक्रमी पति महाराजा दशरथ भी न मार सके थे। यह कार्य किसी प्रकार भी संभव न होता अगर राम राज्य त्याग नहीं करते। सर्वगुण संपन्न सौभाग्यवती माता कैकेयी क्या कलंकिनी हो सकती है? कैकेयी न होती तो राम का यह स्वरूप कभी उजागर न होता, न ही राम कथा बनती, और रामायण के हर पात्र का चरित्र यूं आदर्शमय पूर्णता के साथ हमारे सामने कभी मुखर नहीं होता। कुछ धारणाओं के अनुसार राजा दशरथ शापित थे और उनकी मृत्यु निश्चित थी, और उनकी मृत्यु का कारण था पुत्र विछोह, और तय ये हुआ कि राम का वनवास होगा। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो कैकेयी में राजनीति, विवेकशीलता, जनहित के साथ पुत्र धर्म और मातृत्व धर्म की दृढ़ता के भी प्रमाण मिलते हैं। अंत में मैं आती हूँ, मानस का गहन अध्ययन करने पर यही कहना पड़ता है कि कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय, इस पर मंतव्य देना कोई आसान नहीं। क्योंकि कैकेयी की प्रशंसा करने वाला पात्र, तुलसी का पात्र इतना महान है कि अनुचित उसकी कथा को नहीं माना जा सकता, और वह पात्र है मानस के महानायक राम। कैकेयी की भूमिका ने रामायण की कथा को एक निर्णायक मोड़ दिया और राम के वनवास, सीता हरण और अंततः राम रावण जैसी युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं का आधार बना। कैकेयी का चरित्र रामायण में महत्वपूर्ण घटना का कारण बनता है और उसके कार्यों को पूरी कथा की दिशा निर्धारित करती है। उनकी भूमिका एक जटिल और बहुआयामी नारी की है, जो एक माँ है, पत्नी है, नारी के रूप में अपने विभिन्न कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। हम चाह कर भी कैकेयी की इन विशेषताओं को झुठला नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केशव अधिकारी क्षेत्रीय सरला मैले माथि निम्त्याएँ। अब धन्यवाद कहते हैं अनामिका मैडम को। वास्तव में कैकेयी को हम सब नेगेटिव रूप में देखते हैं, बट नहीं, कैकेयी की पॉजिटिव रूप को मैडम ने समझा दिया। छोटा सा टोकन मैडम के लिए केशव अधिकारी क्षेत्रीय सर के हाथ से सबके स्वागत होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं एक छोटा सा नृत्य लेकर, किंतु नृत्य है ग्रुप में। मन को ठोको, पता नहीं उसको हाम्रो अनिता छोरीको ग्रुपको मन के धोको छ, थाहा भएन। त्यो मनको धोको अहिले हामी सुन्नेछौँ। मनको धोको सानो छ, छोरीहरू त्यहाँ तयार भइरहेको देखेँ मैले, अघि तयार छैन भनेर त आएको, त्यसपछि विचार गर्नु पर्ला। अब मनको धोको आउँदैछ है त हाम्रो अगाडि। निशा, मनको धोको थोड़ा देखा दो कैसा क्या है।
धन्यवाद छ यो मनको धोको पुरा गर्ने खोज्ने छोरीहरूलाई। यहाँबाट होइन, जमशेदपुरदेखि आज बिहान रेल चढेर आएको यो अनिता गुरुङको नेतृत्वमा आएको टोली हो। विशेष विशेष धन्यवाद। अब म थोरै कवितातिर लम्कन्छु। अलिकति मैले सिनियर साथीहरूलाई एकछिन होल्ड गरेर गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। हाम्रो सन्तोषी छोरीले आफ्नो बाध्यता मलाई बताउनु भएको छ। सन्तोषी छेत्री आफ्नो सानो कविताको लागि म निम्त्याएँ। छोटो कविता छोटो समयमा राखेर सबैलाई मनोरञ्जन गराइदिनुहुनेछ। अनि यसपछि म फेरि नृत्यमा प्रवेश गर्छु। सन्तोषी छेत्री, सरी सिंह पनि भनिन्छ छोरी लगाएर, सन्तोषी सिंह प्लिज, मिस्टेक भयो मेरो, माफ पाऊँ। होइन अङ्कल, इट्स ओके। नमस्कार सबैजनालाई। आज यो 211औं भानुभक्त जयन्तीमा म एउटा सानो कविता पेश गर्न जाँदैछु। कतै भुल भए मलाई माफी दिनुहोला। अपार संसार समुद्रमा डुब्या सडन कन्छन् जहाँ, चाँडो कृपाले अहिले बताऊ श्री कृष्णको पाउँछ मुख्यन। चाँडो कृपाले अहिले बताऊ श्री कृष्णको पाउँछ मुख्यन। कुन हो सदा बन्धनमा पर्याको, जसले छ मन सुख न धन्याको। मुक्ति धन्याको पदार्थ कुन हो, वैराग्य भन्ने चीज जान्ने जुन हो। मुक्ति धन्याको पदार्थ कुन हो, वैराग्य भन्ने चीज जान्ने जुन हो। ठुलो नरक कुन छ भनेर जान्नु, यही शरीर छ भनेर मान्नु। कस्तो स्वभाव स्वर्ग भनेर जान्नु, तृष्णा छुट्यो स्वर्ग भनेर मान्नु। कस्तो स्वभाव स्वर्ग भनेर जान्नु, तृष्णा छुट्यो स्वर्ग भनेर मान्नु। कुन ज्ञान छ ठुलो भनी लिनु पर्ने, वेदान्तको ज्ञान छ दुःख होइन। कुन हो सहज मोक्ष गराइदिन्या, ज्ञान हो अरूको किन नाम लिन्या। कुन हो सहज मोक्ष गराइदिन्या, ज्ञान हो अरूको किन नाम लिन्या। कुन मूल ढाका छ नरक किनारी, लान्छे नरक हो ठुलो पुजारी। कुन धर्म हो स्वर्ग पुराइदिन्या, त्यस्तो अहिंसा छ बुझेर लिन्या। कुन धर्म हो स्वर्ग पुराइदिन्या, त्यस्तो अहिंसा छ बुझेर लिन्या। शल्या सुखे पूर्वक आदमी कुन हो, समाधिलाई रहन्या त जुन हो। जागा कौन हो कसरी हो जान्या, जो सत असत्यको छ विवेक गण्य। जागा कौन हो कसरी हो जान्या, जो सत्य असत्य छ विवेक गण्य। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्नै बसी इन्द्र शत्रु मान्नु। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्नै बसी इन्द्र शत्रु मान्नु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद छ सन्तोषी छोरीलाई। यति राम्रो उनले सन्देश त दिएर गइन्, तर हाम्रो सिस्टमले अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँलाई सानो एउटा टोकन गिफ्टको लागि म हाम्रो सचिव निमिरा शास्त्रीजीलाई निम्त्याउँदछु। यसपछि मैले नाम भनिनँ, मैले एकजना सिनियर कलाकार एउटा टिमलाई मैले यसपछि तपाईँहरूको पालो भनेर आएको थिएँ। यी साना नानीहरू अगाडि आइदिए, मैले एकभन्दा पछि गरेँ, माफ पाऊँ। ल, तिहारको गीत धेरै साना साना छोरीहरूले, अब हामी त कहीँ तीज, कहीँ दसैँ, कहीँ तिहार, कहीँ माघे सङ्क्रान्ति, कहीँ चैते दसैँ गर्दै हिँड्छौँ। यी छोरीहरूले तिहार भन्छन्, खै के भने बुझिएन। तिहारको गीत गाउन आउँदैछन् हाम्रो साना छोरीहरू। ल, उहाँहरूलाई स्वागत दियो। सुरु गरौँ तिहारको गीत। कहिले तिमीलाई
यहाँ त ताली राखेको देखियो यस छोरीहरूको सम्मान के गरौँ ताली राखेको छोरी देखियो वाह तिहार आउँदैछ 2 महिना पछि तिहार यहाँ त भैलो पनि खेलिसक्यो सब भयो विशेष गरेर छोरीहरूलाई धन्यवाद यहाँ मलाई अहिले चाहिँ नाम भन्नै मन लाग्यो यहाँ माइरा काव्या शैलजा प्रेस्या सोनिया यी छोरीहरू थिए यिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद अब थोरै धेरै लामो गर्न अप्ठ्यारै छ अपने दो शब्द के साथ कविता और 2 शब्द जो भी हो अब सार गर्भित हमें संदेश देने के लिए मैं सत्यप्रकाश तिवारी सर को निमंत्रण करता हूँ। समय आपके ऊपर है, मेरी मजबूरी को समझिएगा, लेकिन आपका संबोधन जरूरी है। धन्यवाद रामायण जी। इस सभागार में उपस्थित नेपाली साहित्य के साथ ही साथ अन्य विभिन्न भाषाओं से जुड़े दिग्गजन, प्यारे बच्चों एवं बच्चों के साथ आए अभिभावकगण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज 211वीं भानुभक्त की जयंती है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम चूंकि आरंभ हो चुका है, इस बीच मैं भी यह समझता हूं कि व्याख्यान देने का समय नहीं है। रामायण जी की मुझ पर नजर पड़ गई तो रामायण जी सोचे कि थोड़ा मुझे बुला लें, इसीलिए बुलाए। तो मैं भी थोड़ा सा तो 2-4 मिनट में अपनी बात बोलकर, क्योंकि यह समय भाषण का नहीं है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि भानुभक्त से हमारा परिचय जब मैं उत्तर बंगाल में नौकरी कर रहा था तब हुआ, जब मैं नेपाली जानने समझने लगा था। उसी क्रम में धीरे धीरे भानुभक्त को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि भानुभक्त के रामायण में जो परस्पर राम कथा के माध्यम से उस पूरी
संस्कृति को रेखांकित करते हुए और खास तौर से नेपाली संस्कृति का भी उसमें एक अलग तरह की झलक मिलती है। लेकिन वह एक अलग मामला है। भानुभक्त ने रामायण लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि अनुवाद है, मैं अनुवाद नहीं मानता, क्योंकि उसमें बहुत तमाम सारी मौलिक उद्भावनाएं हैं, इसलिए वह एक स्वतंत्र रचना है। वह अनुवाद किसी तरह से नहीं कहा जाना चाहिए। अनुवाद कहना उसके महत्व को कम करना है। इसलिए भी यह बात मैं कहना चाहूंगा, जाहिर है जब भानुभक्त लिख रहे थे, तुलसीदास का रामचरितमानस आ चुका था, तमाम वाल्मीकि के रामायण आ चुके थे, तो जो एक नया रचनाकार लिखेगा, भाई अपने पीछे क्या लिखा गया उसको पढ़ेगा ही, तो उसके प्रभाव के मतलब यह नहीं है कि वो अनुवाद है। उसमें जो तमाम मौलिक उद्भावनाएं हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन यह विस्तृत हो जाएगा, यहाँ उसमें विस्तृत बात कहने की अभी कहने का अवकाश नहीं है। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि भानुभक्त का जो सबसे बड़ा योगदान हुआ वह यह कि नेपाली भाषा को उन्होंने एक दिशा दी। नेपाली भाषा के वे आदि कवि माने जाते हैं और नेपाली भाषा को एक नई दशा और दिशा देने के क्रम में उन्होंने रामायण की जो रचना की वह बहुत महत्वपूर्ण है। और यह अपने आप में आप देखेंगे तो यह एक अनूठी सांस्कृतिक जो अस्मिता है उससे जुड़ी हुई इनकी तमाम कई रचनाएं हैं। उसमें बधु शिक्षा का भी एक नाम आता है। वैसे आज के दौर में बधु शिक्षा के आलोचक भी बहुत मिलते हैं, कई लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब आलोचना करते हैं तो हम यह नहीं समझते कि भानुभक्त के समय का सामाजिक परिवेश क्या था, वो परिस्थितियां क्या थी, उन सबको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके आलोक में हमें उन रचनाओं पर बात करनी चाहिए। लेकिन भानुभक्त का और खास तौर से नेपाली साहित्य के हम और भी कुछ नाम यदि लें, जिसमें मोतीराम भट्ट हुए, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हुए, तमाम कई ऐसे नाम हैं, युद्ध प्रसाद मिश्र हुए, जिनका भारत से एक अटूट संबंध रहा है और वह संबंध उसके पहले से चला आ रहा है और आज तक अविरल रूप से जो एक सांस्कृतिक एक रूपता खास तौर से भारत और नेपाल के बीच है। आप देखेंगे, मैं आप में कई लोग यहाँ से नेपाल गए होंगे, मैं भी गया हूँ। पूरे नेपाल में आप यदि नेपाली नहीं भी जानते हैं तो हिंदी से आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह मैंने महसूस किया है। लेकिन जो तमाम सांस्कृतिक एकताएं हैं, साहित्यिक स्तर पर कहिए, सांस्कृतिक स्तर पर कहिए, सामाजिक स्तर पर कहिए, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ नए काम जरूर मुझे लगता है कि प्रवासी नेपाली संघ भारत और महावाणिज्य दूतावास मिला हुआ है, क्योंकि भारतीय भाषा परिषद का भी अब सहयोग प्राप्त है। आदरणीय सर डॉक्टर शंभुनाथ जी नहीं हैं, उनके मैं बाद में उनसे जरूर यह अनुरोध करूंगा, सर रहते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, उनके सामने कह पाता कि कुछ ऐसे काम है जो भारतीय भाषा परिषद, नेपाली महावाणिज्य दूतावास या प्रवासी नेपाली संघ मिलकर करे तो बहुत बढ़िया काम होगा। जिसमें एक महत्वपूर्ण काम है, मैं बता रहा हूँ आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के जिस जमाने में वो पत्रिकाएं निकाल रहे थे बनारस में, वहां पर मोतीराम भट्ट भी उन पत्रिकाओं में लिख रहे थे। नेपाली का एक अलग पन्ना छपता था। मैंने काफी खोजने की कोशिश की, लेकिन वह पत्रिका मुझे अभी तक नहीं मिली है। अभी भी खोज जारी है, मिल जाए तो मैं उस पर काम करना चाहूंगा। उस दिशा में भी हम सबको सोचना चाहिए। आप सबने हमें समय दिया, हमें सुना। रामायण जी यहाँ खड़े हैं, इस मुद्रा में कि अब बात आगे ना तो उनके उस खड़े होने का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को यहीं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। तिवारी सर को धन्यवाद। मैं एक बार नारायण सर को ऊपर बुलाऊं। वैसे ये कुछ नहीं है, एक सम्मान है, आप ग्रहण करेंगे हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर को। फेरि हामी हाम्रो नृत्यपट्टि जाँदैछौँ।
हामीसँग हिन्दी नृत्य पनि छ, तर अहिले हामी नेपाली नृत्यमै छौँ। हामी सबै साथीहरू मिलेर एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्छौँ। एसएमएलए अफ गड चर्च नेपाली सेक्सनको तर्फबाट यहाँ कलाकार बहिनीहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूले एउटा राम्रो गाना गोलो चोलो खरिया पटुकीसँग सम्बन्धित गाना प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। एसएमएलए अफ गड चर्चको नेपाली सेक्सनको कलाकार बहिनीहरू। ल अब हामी नृत्यमा छौँ। यसपछि म कवितामा नेपाली कविलाई आवाज दिनेछु।
छ छोरीहरूलाई। अब मैले अघि भनिसकेँ म नेपाली कविलाई आवाज दिन्छु भनेर। यसमा हाम्रा सिनियर साहित्यकार कवि हाम्रो शमशेर सरलाई मैले आवाज दिन चाहेँ। आफ्नो कविता हाम्रो अगाडि राखेर हाम्रो एक सन्देश दिनुहुनेछ। शमशेर अली सर, हामीले उहाँलाई धेरै रूपमा देख्यौँ, धेरै विभिन्न जिम्मेवारीमा देख्यौँ र हामी सबैलाई गाइड गर्ने क्रममा पनि उहाँलाई देख्न पाएका छौँ। शमशेर अली सरको सानो कविता म यहाँ प्रस्तुत हुन जाँदैछ। यसपछि म नृत्यमा जान्छु। फेरि अब नृत्य कलाकारहरूलाई भनिसकेको छु, अहिले नाम नभन्दै राम्रो। सर कम काम गर्छ त्यसले। दर्शक दीर्घामा जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन। आज 201 भानु जयन्ती उपलक्ष्यमा आदिकवि भानुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली। म सोझै कवितापट्टि लागेँ, किनकि यहाँ धेरै म पछि पनि कविहरू लाइन लागेर बसेका छन् होला र मेरो छोटो कविता छ। म तपाईँहरूको समय बेसी लिन्न र कविताको शीर्षक छ एउटा युद्धको कथा। र म मेरो आयोजक समितिलाई आग्रह गर्दछु, आगामी सालमा यो विनम्र अनुरोध हो, एउटा यति राम्रो भव्य कार्यक्रममा एउटा साउन्ड सिस्टम राम्रो होस्, यो मेरो विनम्र अनुरोध उहाँहरूलाई। एउटा युद्धको कथा। पहिलो विश्वयुद्धबाट लगातार फर्के बाजे लाल सागर तरेर मेसोपोटेमियामा युद्ध लडेको कथा भन्थे बाजे। दुश्मनको गोली र हिउँले पुरेको कथा सुनाउँथे बाजे। छत्रे टोपी टल्काएको, छातीमा चम्केको चमचम तकवारहरू देखेर लक्का जवान मेरो बाबु पनि उफ्रिए रे उसै। दोस्रो महायुद्ध समर लड्नलाई भन्थे जुङ्गाकुरेकी भर्खरै बस्दथ्यो रे। बसेछ गल्लावाला घर लौरी गर्दै गाउँमा एक दिन। पछ्याउँदै गल्लावाल आँखाभरि सपनाहरू टाँसेर घन्टौँ पैदल हिँडेर डिपोमा नम्बरी भएको कथा सुनाउँथे मेरो बाले। बर्माको अटब्बे जङ्गलमा जापानी सैन्य बलसँग मुखामुखी लडेको कथा सुनाउँथे बाले। दुश्मन भन्दा ज्यादा भोको पेटमा औले ज्वरो र हैजासँग लाक्पा खेलेको कुरा सुनाउँथे बाले। बम र बारुदको धुवामा रुमलिँदै नाङ्गो खुकुरी नचाहेको कथा हिउँदोको याममा आगाका वरिपरि राखेर हामीलाई सधैँ सुनाउँथे बाले। बाबु बाजेले उमालेको रगत कहाँ सेलाउँथ्यो र हतपत्त ममा पनि। बाबु बाजेले उमालेको रगत कहाँ सेलाउँथ्यो र हतपत्त ममा पनि। म पनि निक्लिए खदुवा बोकेर आफ्नै बासभूमिको युद्ध लड्न। होमिए अस्तित्वको आन्दोलन छातीमा आगो रोपेर मर्न र मार्न। मा समरबाट बाजे रित्तै घर फर्के। बाबु फाटेको बुट र च्याङ्ले युनिफर्ममा मरणसान्न अवस्थामा घर फर्के। म पनि आफ्नै बासभूमिको युद्ध आफ्नैहरूसित हारेर यताउता भौँतारी रहे। तर निभेको छैन मेरो जिजु बाजेले सल्काएको युद्धको आगो मेरो छातीभित्र। अझ पनि निभेको छैन जिजु बाजेले सल्काएको आगो यो मेरो छातीभित्र। धन्यवाद। मैं जितेंद्र जितांशु सर को थोड़ा सा ऊपर बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद शमशेर अली सर को। ये ऐसा केही होइन, यो सानो एउटा फर्मालिटी मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। टोकन सम्मान भनेर हजुरले सम्झिदिनु हुनेछ। जितेन्द्र सरका हात से हुआ। अच्छा, हतार छ, धेरै कुराहरू भन्न छ। मलाई पछाडिबाट मेरै आफ्नै टिमको साथीहरूले पनि तपाईँको भएन, अलिअलि भन्नुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। तर म फेरि पनि संयम छु, समय मैले अत्यन्तै कम देखेको छु, त्यस कारणले म हतार गर्छु। यसपछि नृत्य आउँदैछ। हिन्दी नृत्य पनि हामीलाई चाहियो, हिन्दी भाषा पनि चाहियो, त्यस कारणले गर्दा हामीले हिन्दी नृत्य चुज गरेका छौँ। यस्तो नृत्य छ, यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ, म पछि भन्ने छु उहाँ कलाकारहरू को भनेर। घरमोरी परदेशिया आयो नृत्य हिन्दी। यहाँ दुईटा छोरीहरूलाई पनि देख्न पाउँदैछौँ। सिङ्गो कार्यक्रमको कोअर्डिनेसन गरेर ल्याउने, आफू पनि यहाँ बिचमा नाच्ने घरमोरी परदेशिया वही कलाकार हो, नाम भन्नु नपर्ला। सुरु गरौँ। प्राण जाए पर्वत
मैले आवाज दिन चाहेँ गोपाल भित्रीकोटी सर। अलि आफ्नै घरको साथीलाई त पछि बोलाउँला भन्ने सोचेको थिएँ, अब विशेष काम होला, आइदिनुहोस्। हजुरको कविता अरू धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने हजुरले हुन्छ, तर अब म नराखिदिए राम्रो हुन्छ भन्छु। समयलाई ख्याल गरिदिनुहोस्। गोपाल भित्रीकोटी सर प्लिज। हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै, यो डान्स मात्रै होइन, हामी नाटकमा जाँदैछौँ। अब यसपछि हामी एकछिनपछि नाटक देखाउँछौँ। संजोग छ यही आवाजले नाटक बुझिँदैन होला, तैपनि हेरेर बुझिदिनु हुनेछ। यहाँ आइसक्नुभयो गोपाल भित्रीकोटी सर आफ्नो मिठो सारगर्भित कविताको लागि। कसैले भन्ने गर्छन् मान्छे हजार अमर छैन, तर आज हामी देखिरहेका छौँ पालना गरिरहेछौँ। मान्छे अमर पनि उसको कृतिले उसलाई अमर बनाउँदो रहेछ। मैले समसामयिक म सानो टुक्रा टुक्रामा मुक्तक राख्न गइरहेको छु। एउटा समसामयिक मुक्तक छ। हावा फेरि बग्दैछ जहर मिसी। शमशेर सर सुनिदेऊ न, हजुरको सुने मैले, मेरो पनि सुनिदेऊ। हावा फेरि बग्दैछ जहर मिसिएको, अब फेरि देखिनेछ दृश्य बदलिएको। हावा फेरि बग्दैछ जहर मिसिएको, अब फेरि देखिनेछ दृश्य बदलिएको। पात्र फेरिनेछन् नाटकको रङ्गमञ्चमा, कसले पो देख्छ र मान्छे मिसिए। हावा फेरि बग्दैछ जहर मिसिए। अब सानो अब अलिकति वीर रस भन्न आएछ, श्रृङ्गार रसमा। छन्द तिमी सुर तिमी, छन्द तिमी सुर तिमी, परी तिमी हुर तिमी, मेरो आँखाको नूर तिमी। यता भारतीय भाषा परिषदले पनि निम्तो गरेको हुँदा एउटा हिन्दीमा पनि एउटा राख्न चाहेँ मैले। कुछ तुम महको कुछ हम महके, कुछ तुम महको कुछ हम महके, कुछ तुम बहको कुछ हम बहके। बारिश की फुहार शराबी सावन, चलो हम दो एक डाल पे चढ़। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल सर। हाम्रो मर्मलाई बुझिदिने यस्तै साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद साथै एउटा ताली बजाउनुपर्छ। यसपछि हामी फेरि एउटा सानो नृत्यमा जान्छौँ। खै नृत्य कलाकारहरू नजिकै नभएको देखेँ मैले। नृत्य कलाकारको टिममा छैन भने मैले कविताको लागि निम्ति आउँछु। जितेंद्र सर प्लीज, आपका नंबर आ गया। हमारे कलाकार टीम ने थोड़ा देरी कर दी, समय का ख्याल रखेंगे जितेंद्र सर, मुझे भरोसा है। सभी को शुभ संध्या। और क्रिकेट बड़ा मज़ेदार और विद इन द टाइम ही ख़त्म करना है, और सैंडविच भी हो जाती है कई बार। तो अच्छे प्रोग्राम्स के बीच में इतने बढ़िया डांस प्रोग्राम के बाद में एक मतलब बौद्धिक कविता वो T20 और T10 के फॉर्मेट में चली जा रही है। मैं सीधे एक सेकंड बचाते हुए सीधे कविता पे आ रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भानु जयंती पर पूरे सप्ताह भर से कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी भी हैं, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी कि बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। कि मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर किधर। इनकी तकरीरों ने गर्मी बहुत बढ़ा दी है। हमने इससे उससे पानी की जो बोतल ली थी, साथ नहीं है
बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। चार लाइनें जोड़ते हुए कि एक कटोरा पानी की साझेदारी, एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसवाज पठान और राठौरों में, एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसवाज पठान और राठौरों में, मुगलों और पठानों की कितनी जंगें, आज़ादी की हवा रोहेलों के कंधे। लेकिन दुनिया के मुखिया ये कहते हैं इस ग्लोबल गर्मी में उनका हाथ नहीं है, बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। और आखिरी चार लाइनें इतिहास का एक हिस्सा है। इतिहास पर मैं बात करते समय बहुत सारे लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप इतिहास पर कविता कम लिखा करें, कम बोला करें, कम पढ़ा करें, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। कविता है कि नंद ऋषि को मुसलमान कहने में कोई बात नहीं, आज़ादी संघर्षों से आई, ये कोई खैरात नहीं। पटना से कश्मीरगंज की दूरी कितनी है, पटना से कश्मीरगंज की दूरी कितनी है, सदर रियासत वजीर आजम, अब ये कोई बात नहीं है, बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। और मृत्युंजय जी नहीं है, उन्होंने हनुमान जी का जिक्र किया, तो हिंदुस्तान में हनुमान जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, मैं सिर्फ उधर इशारा करते हुए कविता खत्म करूंगा कि गदा लिए हनुमान दौड़ते दक्षिण को, गदा लिए हनुमान दौड़ते दक्षिण को, साईं बाबा तुम भी आओ साथ चलें, गदा लिए हनुमान दौड़ते दक्षिण को, साईं बाबा तुम भी आओ साथ चलें, लाल लंगोट सभी के बस की बात नहीं, लाल लंगोट सभी के बस की बात नहीं, लेकिन इसमें गोरख बाबा के चेलों का कोई हाथ नहीं है, बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या, नमस्कार। धन्यवाद जितेन्द्र सर। म रमेश श्रेष्ठ सरलाई माथि निम्ताउन चाहे, कृपया आइदिनु होला। रमेश जी, जितेंद्र सर ने शॉर्ट में कई तरह टच करने की कोशिश की है, हमें समझने की आवश्यकता है। मैं रमेश सर को यहाँ, रमेश सर को ऊपर बुला रहा हूँ। रमेश सर, जितेंद्र जितांशु सर हमारे प्रिय मित्र, सदीनामा के संपादक, छोटा सा भेंट आपकी तरफ से। धन्यवाद सर।